गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं यह चीज़ बताऊंगी कि भाषा क्या होती है। मैं आपको जो बता रही हूँ, ठीक है, जो मेरा माध्यम है जिसे मैं बोल रही हूँ, वह क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो सामान्य अर्थों में भाषा का अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। जैसे हमें अपनी बात कहने या प्रकट करने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। और व्याकरण क्या होती है? व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो भाषा और व्याकरण का अब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक को खोलिए और इस पाठ को पढ़िए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाषा यानी कि लैंग्वेज। भाषा का संबंध ध्वनियों से है, ठीक है, और ध्वनियों का निर्माण शब्दों से ही होता है। शब्द से ही वाक्य बनाकर अर्थपूर्ण विचार व्यक्त किए जाते हैं। हम अपनी बातचीत में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी आदि। ये सारी क्या है? भाषा हैं, जिनको अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोग बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा का संबंध किससे होता है? ध्वनियों से होता है। ध्वनि होती है जैसे क, ख, ये सारी क्या है? ध्वनियाँ हैं। और ध्वनियों के निर्माण से क्या होगा? शब्द बनते हैं, और शब्दों को मिलाने से ही वाक्य का निर्माण होता है। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब आप अपनी पुस्तक में चित्रों को देखिए कि एक बच्चा है, वह चिड़िया से कुछ कह रहा है, ठीक है, और इधर एक व्यक्ति है और एक महिला है, वो आपस में बात कर रहे हैं। और जो तीसरा चित्र है, उसमें एक क्लास का दृश्य है, वो है उसमें जो अध्यापिका है वो अपनी जो शामपट्ट है उस पर कुछ लिख रही है। तो इन चीज़ों से क्या पता चलेगा? चित्र में आपने देखा कि चिड़िया क्या कर रही है? चींची कर रही है, लेकिन लड़की को उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम उस पक्षियों की भाषा को समझ नहीं सकते हैं। दादी जी ने बोलकर अपनी बात कही और दादाजी ने सुनकर उसका जवाब दिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखा और छात्रों ने पढ़कर उसे कॉपी में लिखा। तो यहाँ पर ये इसमें क्या माध्यम है? यहाँ पर माध्यम है हमारी भाषा। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा। और जो ये परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ, इसको आपको अच्छे से याद करना है। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं, वह क्या कहलाती है? वह भाषा कहलाती है। अर्थात कहने का क्या मतलब हुआ कि हम अपने मन के जो विचार हैं उनको दूसरे तक पहुंचाएंगे और दूसरों के मन के विचारों को खुद समझेंगे, तो वह भाषा कहलाती है। अब पढ़ेंगे भाषा के रूप की। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? हिंदी में भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक या कथित भाषा, जिसको हम मौखिक भी बोलते हैं और कथित भी बोलते हैं। कथित यानी कि कहकर बोलना अपनी बात को। मौखिक यानी कि मुंह से जो बोला जा रहा है उसको हम मौखिक कहेंगे। और भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा, यानी कि अपनी बात को लिखकर प्रकट करना। क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाती है। अब है सबसे पहले, अब हम जो ये लिखित भाषा और जो मौखिक भाषा है, इसको हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मौखिक या कथित भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये बात समझ में आई कि जब हम अपनी बात को बोलकर कहेंगे, ठीक है, तो वह भाषा का कौन सा रूप होगा? वह भाषा का मौखिक रूप होगा। ठीक है, मौखिक भाषा को दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम कथित भाषा भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नेताजी द्वारा भाषण देना। ठीक है, नेताजी अपना भाषण कैसे देंगे? मुंह से बोल कर देंगे। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और वार्तालाप मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, क्योंकि रेडियो को हम, कोई बोल रहा है उसको हम सुनते हैं। इसी प्रकार टेलीविज़न पर हम देखते हैं और उसको हम सुनते हैं। इसी प्रकार टेलीफोन पर जब हम बातें करते हैं किसी से, तो उन बातों को हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। और जब हम किसी से वार्तालाप करेंगे, हम बातचीत करेंगे, तो सामने वाली बातों को हम सुनेंगे। तो ये भाषा का कौन से उदाहरण हो गए? ये मौखिक भाषा के उदाहरण हो गए। तो बच्चों, मैं
आशा करती हूँ कि आपको मौखिक या कथित भाषा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आ गई होगी कि इसका क्या अर्थ होता है। अब हम पढ़ते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, मौखिक भाषा में तो हम मुंह से बोलकर अपनी बात को व्यक्त कर रहे थे या प्रकट कर रहे थे और सामने वाला उनको कानों से सुन रहा था। लेकिन लिखित भाषा में क्या होता है कि हम अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं? लिखकर प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि क्या है? लिखित भाषा के ही उदाहरण होते हैं, क्योंकि पुस्तकों में और पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में आदि चीज़ें लिखी होती हैं, हम उनको सिर्फ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यह माध्यम क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लिखकर हम उसको समझ रहे हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप हो गया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम बोली कि बोली क्या होती है। बोली भाषा के मौखिक रूप को कहा जाता है। एक तरीके से बोली क्या होती है? भाषा का जो मौखिक रूप है वही बोली होती है, क्योंकि हम बोली यानी कि मुंह से जो बोल रहे हैं वही हमारी बोली है। किंतु किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलते हैं। जो बोली है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है। अर्थात परिभाषा क्या होगी बोली की? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे ब्रज भाषा, ब्रज में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। अवध में अवधी बोली जाती है। हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। मैथिली आदि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में उनके क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उनको ही हम क्या कहते हैं? उनको हम बोली कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी? ये सारे बच्चे जानते होंगे कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। बच्चों हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह भारत भर में बोली और समझी जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आइए कुछ राज्यों की भाषाओं के नाम जानें। अब आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो एक तरफ राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है कि महाराष्ट्र में कौन सी बोली बोली जाती है? महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और पश्चिमी बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि अलग अलग जो प्रांत हैं या जो राज्य हैं उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, किंतु हमारा जो भारत देश है उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब पढ़ते हैं हम लिपि की। लिपि क्या होती है? हम अपने विचारों को लिखित भाषा या मौखिक भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताई कि हम अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं? लिख कर या बोलकर। तो वही तो भाषा है और भाषा के दो माध्यम है, लिखना या बोलना। तो बोलने के लिए हम अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको जरा समझना कि भाषा का तो पता है कि भाषा क्या होती है। जो हमारे विचार हैं उनको हम लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तो वह क्या होगी? भाषा हो गई। और भाषा को बोलने के लिए हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं और जब हम इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं तो इन्हीं संकेतों को जो लिखने का जो ढंग होता है या जो प्रकार होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो अब लिपि की परिभाषा क्या होगी? क्या होगी लिपि की परिभाषा? वो हम देख लेते हैं। भाषा को जिन ध्वनियों के द्वारा बोला जाता है उन ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। इस परिभाषा को बच्चों आप अच्छे से याद कर लेना कि लिपि क्या होती है। एक बार मैं वापस बोल रही हूँ। भाषा को जिन ध्वनियों के द्वारा बोला जाता है उन ध्वनियों को लिखने का जो ढंग होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे जो भाषा है उनकी
अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि का नाम देवनागरी है, यानी कि हिंदी और संस्कृत को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। और जो उर्दू भाषा है उसकी जो लिपि है उसका नाम फारसी है। ठीक है, तो बच्चों आपको लिपि भी समझ में आ गई होगी कि लिपि क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण कि व्याकरण क्या है। भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग किया जा सके। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा के लिए नियम बनाता है। नियमों का ज्ञान होने पर ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना व लिखना सीखते हैं। तो कुछ समझ में आया बच्चों कि व्याकरण क्या है? व्याकरण से हम जो भी भाषा है उसको शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। सिंपल सी बात यही है कि व्याकरण के द्वारा हम कोई भी भाषा हो, चाहे वह हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, कोई सी भी है, उसका हमें शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना किसके द्वारा सीखते हैं? हम व्याकरण से ही सीखते हैं। ठीक है, तो अब है व्याकरण की परिभाषा। इस परिभाषा को भी आपको याद करना है। व्याकरण वह साधन है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। ठीक है, क्या होता है व्याकरण? व्याकरण वह साधन है अर्थात माध्यम है व्याकरण जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो आपको व्याकरण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं हम व्याकरण के भेद कि हिंदी में व्याकरण के कितने भेद हैं। ठीक है, तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला भेद है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार को कि वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हम वर्णों के ध्वनि चिन्ह, उनके भेद आदि, उच्चारण आदि का अध्ययन करते हैं। समझ में आया बच्चों आपको कि वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार के अंतर्गत क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं उनके जो ध्वनि चिन्ह, उनके भेद तथा जो उच्चारण उस आदि का हम अध्ययन करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों की रचना करना, उनके भेद तथा उनका प्रयोग कैसे करते हैं, इन आदि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर क्या होता है? वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के अंग, उनके भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। इन सारी चीज़ों का जो क्या है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जैसे जैसे आप आगे की कक्षाओं में जाओगे इनका आपको विस्तृत रूप में अध्ययन करना पड़ेगा। तो बच्चों आपका ये जो पाठ है भाषा और व्याकरण यही समाप्त होता है। अब हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसका हम दोहरा लेते हैं उसको एक बार। तो पहला है भाषा का संबंध किससे होता है? भाषा का संबंध किससे होता है? ध्वनियों से होता है। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको याद होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, मौखिक या कथित भाषा या लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और लिखित भाषा क्या होती है जहाँ पर हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। बोली भाषा के मौखिक रूप को कहा जाता है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है। और व्याकरण भाषा के लिए नियम बनाता है। उससे क्या होता है हम किसी भी चीज़ को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। तो बच्चों आपका यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।